कम्पिटिटिव का इस परिवार को आप हमेशा से देखते हैं। इस परिवार ने आपको अलग अलग तरह के चीजों को आपके सामने पेश किया है, कभी देश दुनिया की खबरों को लेकर, तो कभी ऐसी खबरें जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो रियल में इतनी बड़ी है जिसकी कल्पना शायद ना मैंने की थी और ना आप मेरे श्रोता होकर आपने की होगी। आज जो हमारे सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, ये गेस्ट इतने साधारण नहीं है जितने साधारण आपको दिख रहे हैं। ये बीच में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इसके सामने कुछ रखा हुआ है, और ये जो रखा हुआ है आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है। यह एक गोल्ड मेडल है। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना, वो भी इस समाज से एक छोटे से परिवार से निकलकर, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस चैलेंज को पूरा किया है हमारे चंपारण के इस लाल ने, जिसका नाम है सारांश। यही हमारे चंपारण के बासुपट्टी के निवासी हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर किस प्रकार इन्होंने अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2024 में, जहां 70 देशों को लोग पहुंचे थे, उस 70 देशों के लोगों को पीछे छोड़ते हुए और गोल्ड मेडल जीत कर कीर्तिमान हासिल किया है। मैं समझ सकता हूं कि इन पे सबकी नजर नहीं है, क्योंकि देश दुनिया में इतनी ज्यादा खबरें चल रही हैं जहां सबकी नजरें उन पर अटकी हुई है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस बच्चे पर पड़ी, मैंने सबसे पहले इनसे मुलाकात की। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे चंपारण वासियों को, पूरे बिहार को और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि किसी को गोल्ड लाना हो तो किस जगह से आता है, इसे कोई मैटर नहीं करता। उसकी मेहनत, उसके साथ जो उसके मेहनत करने वाले कोच होते हैं, उसके सपोर्ट करने वाले समाज के और उसके परिवार के जो लोग होते हैं, अगर उन्होंने उनका साथ दिया है तो एक बच्चा कहीं से भी कीर्तिमान हासिल कर सकता है। इस बच्चे ने जो पाया है वो निश्चित है कि सबके बस की बात नहीं। हमारे टेबल पर कभी गोल्ड मेडल रखा जाएगा, ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज एक बच्चे का पॉडकास्ट मैं यहाँ करूंगा जिसने गोल्ड मेडल जीता है, ये मैंने खुद सपने में कभी नहीं सोचा था। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सारांश को भी और इनके कोच हमारे पवन जी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। इस कठिनाई, कौन कौन सी कठिनाई का सामना इनको करना पड़ा, अर्थात यहाँ से निकलना एक आसान चीज नहीं होता है। हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे तो हमारा सपना होता था कि हम यहाँ से क्रिकेट खेल कर इंडिया के लिए खेलें, लेकिन उतना सपोर्ट हमें मिला नहीं, नहीं कोच का मिला, न परिवार का मिला, नहीं समाज का मिला। लेकिन आज इस लड़के ने जो किया है वो रियल व फैंटास्टिक। तो आज सबसे पहले बात सारांश से करेंगे और फिर उनके कोच से बात होगी, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो शायद नहीं सोचते होंगे कि योगा में भी कुछ करियर बनाया जा सकता है। बिहार सरकार की योजना आपको पता है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये योजना है। बाकी सर आपके बताएंगे इसके बारे में, लेकिन योजना बिहार सरकार की निकली हुई है। आज इस बच्चे ने जो मेडल हासिल किया है, निश्चित है कि सरकार इनको उसके जरिए एक नौकरी जरूर देगी। लेकिन क्या सपना इनका नौकरी करना है कि लगातार भारत के लिए मेडल पर मेडल जीतना है। अगर मैं बात करूं मेडल की, तो अभी तक इन्होंने बहुत सारा मेडल जीता हुआ है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। स्टेट लेवल का जो इनका प्रतियोगिता हुआ था वो हमारे बिहार में हुआ था, गया में हुआ था। नेशनल लेवल की प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश में हुई थी, और वर्ल्ड लेवल की जो प्रतियोगिता हुई है अहमदाबाद में हुई है। और इन सारे पड़ाव को पार करते हुए पूरी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त करके अपनी कैटेगरी में और गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में सराहनीय है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सारांश। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका सिनारियो कैसा है, आपके परिवार का इन सब पे सपोर्ट कैसा है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपके मुंह से सब लोग सुनना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सारांश कुमार है। मैं एक योगासना एथलीट हूँ। मैं पश्चिमी चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम बांसुपट्टी है। मेरे पिता श्री जितेंद्र राम एक किसान है, और मेरी माता श्रीमती रूना देवी एक आंगनबाड़ी टीचर है, और उसी के साथ साथ एक हाउस वाइफ भी है। मैंने हाल ही में कंपटीशन हुआ था योगासना का, फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 में। इसमें मैंने इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। चलिए, घबराना नहीं है, हम दोनों आदमी आपके साथ है। आपके कोच सब जो आपके साथ है, तो दुनिया में डरने का आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि देखिए, जो गोल्ड जीतने के बाद वहां रियल में कोच को मौका तो नहीं मिला होगा इस गोल्ड को पहनाने का। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में दर्शकों के सामने इनके कोच साहब इनके गले में वो गोल्ड का मेडल डालें, और तब गोल्ड मेडल पहन के बच्चा इंटरव्यू देगा, ताकि एहसास भी हो सबको कि हाँ इसने क्या पाया है।
तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सर इनको गोल्ड मेडल पहना से। सच में अगर कहा जाए तो मैंने कभी सोचा था कि मैं उस लड़के के साथ बैठूंगा जिसने स्टेज के लिए गोल्ड मेडल जीता है, उस कोच साहब के साथ बैठूंगा जिनके साथ रह के इस बच्चे ने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान जब भी देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। आज हमारे पास एक मौका है कि हम अपने थ्रू इनको पूरे चंपारण के लोगों से मिलाएं। तो आइए हम सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे। हमने एक रिटर्न बनाया है इनके लिए कि क्या क्या सवाल इनसे पूछने पर फायदा हमारे समाज को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, पेरेंट्स को हो सकता है। पहला सवाल आपसे सारांश में पूछना चाहता हूँ कि पहली बार योगा का ख्याल कब आया था? खुद से दिमाग में आया था या किसी के कहने पर, बताने पर कि हाँ योगा करो, तब आपने इसके बारे में शुरुआत की थी? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया प्लीज। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो तब मेरे स्कूल में योगा क्लास चलती थी। तब मैंने योगा को एज फोकस पढ़ाई में लाने के लिए ज्वाइन किया था। तब मैं उस समय योगा में अपना कैरियर बनाने के बारे में कुछ नहीं सोचा था। मैं बस ये चाहता था कि ये योगा मुझे हेल्प करेगा ताकि पढ़ाई में मेरी रुचि बढ़ सके। अच्छा, आप बताएंगे कि किस स्कूल से आप पढ़ते थे जहाँ 8वीं क्लास में आपको योगा की क्लासेस ली जाती थी? मैं लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल गुरुवालिया में पढ़ता था उस समय। ओके। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। जब आपने इसको शुरू किया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली वाले आपको क्या कहते थे कि योगा में आपको जाना है या नहीं जाना, या फिर पढ़ाई पर? क्योंकि हमारे समाज की लोकेलिटी का कुछ असर आपको दिखाई देता होगा, जहां बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ो, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, इन सब पे कुछ नहीं रखा है। हमारे बचपन में भी हमारे पिताजी कहते थे कि क्रिकेट खेलने से क्या होगा, तेंदुलकर बन जाओगे, पढ़ाई पर फोकस करो, वही तुम्हारे काम आएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी जहां आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, जिंदगी उसी से बनने वाली है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है? जी, जब मैंने योगासन में अपनी रुचि दिखाई तो मेरे फैमिली से कुछ खास रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, क्योंकि हमारी सोसाइटी की माइंडसेट ही वैसी है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टडी के मुकाबले नहीं दिया गया आज तक भी। तो उस समय मेरी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं की, यहाँ तक रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा मना किए। लेकिन जब मैंने योगासन को एज मतलब पढ़ाई के मामले में बताया घर वालों को, तो उन्होंने थोड़ी सपोर्ट्स दिखाई। इसकी वजह से मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ा। फिर आगे चल के मैंने इसमें कैरियर ऑप्शन के बारे में मैंने जाना, और मेरे गुरुजी ने इसमें बहुत मदद की मेरे फैमिली को समझाने में, तो सपोर्ट बहुत मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गुरुजी को धन्यवाद देना। मैं गुरुजी से पहले भी मिला था, कल भी मैं इनसे मिलने गया था इनके सेंटर पर जहाँ योगा की क्लासेस चलाते हैं। वहाँ बच्चों को जिस प्रकार की मूवमेंट करा रहे हैं, उस प्रकार के बच्चे मूव कर रहे हैं, निश्चित है कि उनके स्टाइल को देखकर थोड़ी देर के लिए मैं भी हक्का बक्का रह गया था। क्योंकि अगर मेरा बच्चा वहां पर उस तरह का आपका योगा करता है जहां शरीर को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो थोड़ा डर पेरेंट्स के बीच में होता है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये चीज समझना होगा कि दुनिया के सारे बच्चे सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ते। दुनिया के सारे बच्चे अगर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो बाकी सेक्टर भी तो चलता है। तो हर जगह आपको समझना होगा कि मेरा बच्चा किस जगह के लिए बना हुआ है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना फायदा आपको होगा। इनके पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा गोल्ड मेडल जीत के इंडिया के लिए लेके आएगा। आज सोच के देखिए उस पिता और माता का सीना कितना ऊंचा हुआ, कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे, उनके गांव के लोग कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा मौका आपको देना होगा बच्चों को, तभी आप बच्चे वहां निकल पाएंगे। चलिए सारांश से अगला सवाल लेते हैं कि पढ़ाई और योगा दोनों को एक साथ लेके चलना सारांश कितना बड़ा चैलेंज है, थोड़ा बताइए मुझे। हाँ, ये तो चैलेंज मैंने भी फेस किया है, क्योंकि उस समय मैं अपनी क्लास का टॉपर हुआ करता था, तो मेरे स्टडीज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थी। इसके साथ साथ योगा को भी साथ में लेके चलना मेरे लिए चैलेंज के रूप में था। लेकिन योगा की प्रैक्टिस सुबह और शाम में होती थी, तो दिन में स्टडी के लिए टाइम निकल जाता था, तो वो मैनेजेबल था, तो मैंने उसको मैनेज किया। लेकिन ये टाइमिंग कभी कभी फ्लैक्चुएट भी होती थी। कंपटीशन के समय कंपटीशन के समय स्टडी को थोड़ा स्लो लेकर चलना पड़ता था, क्योंकि उस समय प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी, प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ती थी। तो उस समय पढ़ाई को मैं प्लान बी की तरह लेकर चलता था। अब समझिए कि जो बच्चा क्लास में टॉपर है उसने पढ़ाई को प्लान बी कर दिया। पेरेंट्स तो निश्चित उदास होंगे कि मेरा बेटा पढ़ने में इतना तेज है तो फिर दूसरे फील्ड में क्यों जा रहा है। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद कहूंगा, देर सही लेकिन आपने उस चीज को समझा। आप सोच के देखिए ना, इस बच्ची की उम्र कितनी होगी। ये बच्चा 10th पास करके अब 11th में गया है।
जहां इस समय बच्चे समझने नहीं पाते कि हमें करना क्या है, उस समय इस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पेरेंट्स को भी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं बार बार दे रहा हूँ कि पवन जी जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिनकी क्लास हम करने देखने गए थे, क्या शानदार इनका कंसेप्ट है योगा के प्रति, क्या डेडिकेशन है इनका। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बेतिया में अगर जो भी हैं, इस चंपारण के आसपास के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी इस फील्ड में उतरे, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करे, और योगा के फील्ड में, कृपया आप पवन जी से जरूर मिलेंगे। मैं सारा डिटेल आपको लास्ट में बता दूंगा, वहां आपको इसका फायदा मिल जाएगा। मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसा लगा कि बहुत हुआ, अब वो नहीं हो पाएगा? वैसे क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है सारांश की अब ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? जी, जब मैं 10th क्लास में था तो स्टडी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हुआ। उस समय फैमिली भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि 10th था तो सब कोई बोला था 10th है इस साल ड्रॉप ले लो स्पोर्ट्स में। लेकिन अंदर से वो थी कि नहीं, एक साल ड्रॉप लिया तो हर साल कंपटीशन की टफनेस बढ़ती जा रही है, तो मैं एक साल बहुत ही पीछे छूट जाऊंगा। उस समय गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरे फैमिली को समझाया, मुझे फिर से मोटिवेट किया, और मैंने उस साल ड्रॉप नहीं लिया। ओके, इसके बीच में मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। वर्ल्ड में जो कंपटीशन हुआ है अहमदाबाद में, वो पहली बार हुआ है। यानी ये फर्स्ट आपका योगासन चैंपियनशिप 2026 हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसा नहीं है कि सीधे वहां पहुंचे हैं, इन्होंने छोटी छोटी लड़ाई को पहले लड़ा है। अपने गुरु जी के सामने अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना, ताकि गुरु जी हमें आगे पुश कर पाए, फिर वहां जाके बिहार लेवल पर जीतना, फिर नेशनल लेवल को जीतना, और तब जाके अब समझिए कि बिहार लेवल पर इन्होंने अपना तीसरा स्थान लिया था। उसके बाद गए तो वहां भी गोल्ड नहीं मिल पाया। जिनके नसीब में सबसे ऊपर गोल्ड लिखा होता है, उन्हें नीचे गोल्ड की आवश्यकता होती नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, नेशनल में और स्टेट लेवल वाले में इनको गोल्ड नहीं मिल पाया था। लेकिन इसका इन्होंने तनिक भी उसके अपने कदम को पीछे नहीं खींचा हुआ, और वहां पहुंचकर गोल्ड जीता जहां पूरी दुनिया आई थी, और भारत का नाम रोशन किया है। चलिए सारांश से अगला सवाल लेते हैं कि सारांश आप अपने मुख से बताएं सभी लोगों को कि आपने अभी तक कितने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, और किन प्रतियोगिताओं में आपको निराशा हाथ लगी, फिर कैसे आप यहाँ तक निराश होकर भी वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, बताइए। अभी तक मैंने 6 नेशनल्स खेले हैं। पहला मेरा नेशनल जयपुर राजस्थान में हुआ था, जो स्कूल गेम्स के थ्रू हुआ था। वहाँ पे मैंने बिहार को रिप्रेजेंट किया, बट वहाँ पे कोई भी पदक नहीं प्राप्त कर पाया। फिर वहाँ के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों पे काम किया। फिर मैंने असम में नेशनल खेलने गया, वहाँ पे भी मैं छोटी सी गलती से चूक गया। फिर वहां से अपनी गलती को सुधारा, और बिहार में जब पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां पे मैंने बिहार के लिए पहली बार कांस्य पदक जीता, जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोला जाता है। उसके बाद अक्टूबर में छठा राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश में हुआ। तो वहां पे मैंने बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए 3 मेडल जीते, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, 3 इवेंट्स में। उसके बेसिस पे फर्स्ट वर्ल्ड योगासना का ट्रायल हुआ सोनीपत में। वहाँ पे मैंने ट्रायल दिया, और ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 1 महीना का कैंप लगा गुजरात के साई में मैंने कैंप अटेंड किया, और उसके बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पहली बार, और फर्स्ट वर्ल्ड योगासना में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने इंडिया को गोल्ड दिलाया। वाह, क्या शानदार सफर रहा है इस बच्चे का। एक तरफ स्टार्टिंग में निराशा हाथ लगी, लेकिन वही बात है कि कर्म करते जाइए, बिना फल की इच्छा किए हुए भगवान एक दिन आपको इतना देंगे कि आप बटोर नहीं पाएंगे। ये लाइन है, उसी लाइन के थ्रू ये लड़का आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते आज समय उस प्रकार बदला कि आज पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये गोल्ड मेडल कराता है। चलिए अगला सवाल इनसे लेना चाहेंगे कि आपने यहाँ के बच्चों के लिए कुछ तो सोचा होगा। यानी आप जब गोल्ड मेडलिस्ट बन गए इंडिया की तरफ से, तो यहाँ के बच्चे योगा में कैसे मूव करें, इनके लिए आपके मन में क्या विचार है? कैसे हम बच्चों को मोटिवेट करें कि आप योगा में भी करियर बना सकें? देखिए जनरली हम देखते हैं कि योगा एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ हमेशा कहा जाता है कि भैया पीठ में दर्द है तो योगा कर लीजिए, पेट साफ नहीं हो रहा है तो योगा कर लीजिए, आपकी आंख में दर्द है तो योगा कर लीजिए, यानी हर चीज का इलाज योगा में। तो जब कुछ होता है तब हम जाते हैं योगा की प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते अपने डेली रूटीन में ही योगा को शामिल करने, है ना? तो आप
उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो बच्चे यहाँ पर आपकी उम्र में भी आपको देखेंगे। आप क्या ऐसा मोटिवेशन उनको देना चाहते हैं ताकि वो अपना करियर भी अगर योगा में बनाना चाहे तो बना सकते हैं? कुछ राय दो सर। हाँ, आजकल के बच्चों को मतलब वो अभी रील्स स्क्रॉल्स करने में लगे हुए, वो अपने स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। अभी योगा उतना सामने उभर के सामने नहीं आया। सबसे पहले मैं योगा को हर मतलब भारत के कोने कोने में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इसकी जानकारी की कमी की वजह से ही बहुत से एथलीट्स दूसरे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जबकि इस स्पोर्ट्स में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। ये नया गेम है तो इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। तो मैं आज के यूथ को बोलना चाहूँगा कि इस स्पोर्ट्स में भी अपनी स्किल्स को ढूंढे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें हालांकि अगर मान के चलिए इसमें आपको आपको पदक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको एक मेंटली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के पीछे ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी अपना कैरियर ढूंढिए, और बहुत अच्छा कैरियर है। देखिए ना कैसे एक के परीक्षा में 384 नंबर लाने के बाद भी योगा में गोल्ड मेडल जीता है। इसका मतलब हुआ कि एक बच्चा अगर उसकी लगन है तो अपनी पढ़ाई के साथ अपने किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकता है। ये कर दिखाया है सारांश ने। अब अगली बारी जो आ रही है, क्योंकि किसी प्लेयर में अगर हम कहें कि प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर है तो उसके प्लेयर बनने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जनरली जब किसी से पूछा जाता है कि आपके जीत का श्रेय किसको देखते हैं, तो आप हमेशा सुने होंगे कि कोच को देते हैं, परिवार को देते हैं। तो चलिए हमारे साथ इनके परिवार के लोग तो नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार इनके घर जाके भी इनका इंटरव्यू किया जाए। लेकिन अभी हमारे पास पवन जी है, जो निश्चित तौर से एक बेतिया में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने योगा को थ्रू अपनी पहचान बनाई। और ये पहचान आज इस कदर पहुंच गई है कि आज इनका एक क्या कह सकते हैं, हम लोकल भाषा में कहते हैं ना कि चेला आज उस मुकाम को हासिल किया है कि जहां उसके सामने उसने गोल्ड हासिल किया हो। तो अब हम बात जो करने वाले हैं पवन जी से करने वाले, क्योंकि कठिनाइयों का सामना सिर्फ एक प्लेयर नहीं करता है, प्लेयर के साथ साथ उनके कोच भी करते हैं। तो पवन जी के साथ किन किन कठिनाइयां सामने आई और किन कठिनाइयों का सामना पवन जी ने किया है, इसकी चर्चा पवन जी से करते हैं। ये हमारे पवन कुमार है, पूरा नाम इनका पवन कुमार चौधरी हुआ। आज आप सोच सकते हैं कि इनका सिखाया हुआ एक बच्चा देश के लिए गोल्ड लेता है। मुझे लगता है कि रात में उस रात तो पवन जी निश्चित नहीं सोए होंगे। सारी कहानियां पवन से सुनेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि पवन जी अपने बारे में दर्शकों को बताएं अपने मुख से। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, कॉम्पिटिटिव आइज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, और इसके साथ साथ जो जिला में बेहतर परफॉर्मेंस होता है किसी भी गतिविधियों में, तो उसको आप सभी समाज को रूबरू कराते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, भारत के लिए किसी भी गेम को खेलना और उसमें मेडल ले आना ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक तिरंगा की पहचान एक व्यक्ति के जब माथे आता है तो बहुत बड़ी उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद को जब वो शिकागो में गए थे तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व, राष्ट्र को प्रतिनिधित्व पूरे विश्व स्तर पर किया था। ठीक वैसा ही हमारे भी लोग कर सकते हैं, और जिस माध्यम से स्वामी विवेकानंद वहाँ शिकागो में जाकर के अपनी पहचान बनाई वो माध्यम योग था, और आज फिर इसी योग के माध्यम से अपना ये चंपारण बिहार पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में अपना एक विशेष पहचान बना रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे पवन जी, क्योंकि कठिनाइयां तो सबके लिए हो। बच्चे ने कहा कि हमने भी कठिनाइयां झेली है, तो निश्चित है कि अगर बच्चा कठिनाई झेल रहा है तो उस बच्चे को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि योगा देखिए जनरली किसी से कहा था योगा में करियर है तो अटपटा लगता है। लोग कहेंगे योगा में कौन सा करियर हो सकता है, योगा को तो हमें कहा जाता है कि हेल्थ को ठीक रखने योगा कीजिए। तो हमें लगता है कि आपके साथ तो बहुत बड़ी कठिनाई हुई थी जब बच्चों को आप लेके घर से निकाल कर अपने पास लाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। आप मुझे बताइए और सारे पेरेंट्स को भी समझाइए, उन सारे समाज के लोग भी आपको सुन रहे हैं कि ऐसी कौन सी कठिनाई आपका सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स आपको क्या रिप्लाई करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जाएगा, नहीं जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, कोई सब काम में नहीं जाएगा। किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है, कृपया बताइए। देखिए सर, योगा तो सबसे पहले लोगों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाता है कि योगा एक खेल हो सकता है। योगा मतलब अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। योगा मतलब हेल्दी लाइफ। अगर आप बहुत
किसी क्रॉनिक डिजीज से परेशान है, मेडिकल उस पर काम नहीं कर रहा है, तो आप योगा को अपना करके उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से 2020 में योगा एक कॉम्पिटिटिव गेम हुआ। पहले खेलो इंडिया में जुड़ा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जुड़ा, फिर ये एशियन में आया और अभी विश्व स्तर पर यह गेम ऑर्गेनाइज हुआ है। और दिसंबर में कॉमनवेल्थ गेम में भी ये ऑर्गेनाइज होगा और आने वाला 2030 और 36 में जो हमारा ओलंपिक गेम होगा उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव गेम के तौर पर होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे योगा अपनी शुरुआती दौर से कैसे एक मूव किया बच्चों को कैरियर को लेकर के, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो गार्जियन अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं कि भाई इनको पढ़ाई में ही रखना है, मुझे मेरा जैसा मानना है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर अगर मनुष्य का चेकअप करता है तो वो मनुष्य का ही चेकअप कर सकता है, जो पशु चिकित्सक है वो पशु का कर सकता है, दोनों का अलग अलग फील्ड है। ठीक उसी तरीके से पेरेंट्स यद्यपि बहुत कुछ होते हैं परंतु उनका भी कोई एक ही फील्ड होता है जिसमें वो दक्ष होते हैं, सब फील्ड में वो दक्ष नहीं होते हैं। तो अभी जरूरत है अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने के लिए कि इसका फील्ड क्या है और वो फील्ड पहचाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगा में ही सही, वो हो सकता है अच्छा पेंटिंग करता हो सकता है अच्छा कैमरामैन हो सकता है अच्छा वक्ता हो, तो उसकी उस अपनी जो जो खासियत है उसको पहचाने और उस क्षेत्र में उसको मोटिवेट करे। और मैं योगा को इसलिए ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप एजुकेशन में चले जाएं, किसी स्पोर्ट्स में चले जाएं, लेकिन आप अगर अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो पूरा मुकाम आपका एकाएक धराशायी हो सकता है। अब जैसे सर कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई करवाते हैं तो कंपटीशन में जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो कुछ क्षण के लिए उत्साह आती है, जैसे देखता है कि रिजल्ट मेरा बिलो गया तो जिस तरीके से उसके माइंड में सिचुएशंस पैदा होती है उसको वो व्यक्ति ही समझ पाता है, कोई भी उसके रिलेटिव पेरेंट्स उतना नहीं समझ पाते हैं जिस जो बच्चा वो खुद समझ रहा है। और कई बार देखते हैं कि अनहोनी हो जाता है और अनहोनी नहीं होता है तो बच्चा धीरे धीरे खुद से हार मान लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस स्थिति में ये योगासन सबसे ज्यादा कहें तो सबसे बड़ी दवाई बन करके उसके सामने आ सकता है। उसके मेंटल पीस के लिए आगे के लाइफ को कैसे मैनेज करना है वो उसके लिए आ सकता है। तो मेरा तो यही अपील रहता है युवाओं से हमेशा कि आप योगासन एज ए स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं तो उसको अपने कैरियर में ले आए, और कैरियर में इसलिए ले आए कि जो आप कर रहे हैं उसको और ज़्यादा मतलब बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को आप सहयोग के रूप में ले सकते हैं। यही हमारा लोगों से और देखिए से कहना है। सर ने एक बात कहा कि योगासन को अपने डेली रूटीन में भी शामिल आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिएगा आप कभी भी आपके शरीर में कोई ऐसी कठिनाई होगी और अगर आप उसका एक जानते हैं कि इसका दवा योगा है और योगा के ये मूव करने से हमारा इलाज हो सकता है, आप करके देखिएगा। मैंने बहुत बार फील किया है कि जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ योगा काम कर जाता है। जैसे मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि मेरे बैक पेन बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द रहता था हमेशा, तो दवा भी मैं लेता था लेकिन उसका ज्यादा फायदा असर होता नहीं था। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एक काम करिए ना, आप सूर्य नमस्कार जो आपका पोजीशन होता है उसको कहा जाता है कि पूरे बॉडी का रोग को ठीक कर सकता है, सर्वांगीण विकास। हाँ, तो सर्वांगीण विकास के लिए कहा जाता है। तो मैंने उसको लगातार किया और मैं आपको कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ दवाई काम नहीं करती है वहाँ योगा काम करता है। लेकिन ये तो हो गई एक बात जहाँ आप जरूरत के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा बैठा है एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आप इसको जरूरत के हिसाब से तो करें ही सही, करियर के हिसाब से करिए। आप यहाँ करियर बना सकते हैं। ये मेडल आपको इसका प्रूफ है, ये मेडल आपको इस बच्चे की नौकरी दिलाने में इसको हेल्प करेगा। अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है मेरे पास, ठीक है, अगर वो किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, जैसे सर ने कहा कि डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा जब वो फेल होता है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, मैं सब मैसेज करेंगे कि सर इस बार नहीं हुआ, मन कर रहा है कि सर जान दे दें। इस प्रकार की चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदेमंद कोई चीज है तो योगासन। और मैं सर को इन्वाइट करता हूँ कि मेरी क्लासेस में आइए, क्लासेस में बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें कौन सी पोजीशन कराई जाए, उनसे योगा का कौन सा अभ्यास कराया जाए जिससे उनका मानसिक संतुलन कंट्रोल में रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस बच्चे कॉम्पिटिटिव में होते हैं, आपको पता होता है, कंपटीशन जहां होता है वहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं। तो मैं बच्चों सर को भी इन्वाइट करूंगा कि मेरी क्लास में आके हर एक बच्चों को आप इसके बारे में ज्ञान। चलिए एक सवाल और मैं आपसे लेता हूँ सर, कि अगर बच्चों के मानसिक संतुलन के लिए अगर योगा की बात की जाए, तो मैंने तो कहा कि मैं आपको क्लास में बुलाऊंगा, लेकिन सारे लोगों को तो आप नहीं मिल सकते, तो जो श्रोता है उनको बताइए कि आज की समस्या सबसे ज्यादा
मेंटल वाली समस्या है जी लोगों की, तो ऐसा योगा का कौन सा मूव कराया जाए उनसे कि आपको उनका मानसिक संतुलन ठीक रहे? बहुत सही बात कहा सर आपने। देखिए इसका समाधान गीता में है। गीता में जब अर्जुन विचलित होते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित कर। फिर अर्जुन बोलते हैं कि मन को नियंत्रण पता है, वायु को रोकना जब दुष्कर है तो मन को नियंत्रित करना जो अदृश्य है, दिखता ही नहीं है, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्ण एक उपाय बताते हैं कि अपने श्वास प्रश्वास को एक कंट्रोल करना सीखो, केवल कंट्रोल में ले आओ, सांसों पर कंट्रोल। सांसों पर कंट्रोल। ओके। तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है और उन समस्याओं को अपने से बिना किसी बाहरी आडंबर के खुद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम आम आदमी को भी यही कहना चाहेंगे कि जो आप सांस ले रहे हैं, जिसके कारण आप जीवित हैं, उसको एक परफेक्ट पोजीशन दिया जाए, एक टाइमिंग फिक्स किया जाए और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपके मेंटल हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और बेतिया में तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर से भी वापस आए हैं और किसी को 2005 में हुआ और आज भी जीवित है। आप समझ सकते हैं कि योगा कितना बड़ा ये औषधि का रूप ले सकता है। कई ऐसे युवा जो फ्रस्ट्रेट होकर के आते हैं और कुछ एक पॉइंट्स भी एक्यूप्रेशर आदि में होते हैं, जिसको छूने मात्र से वो 2 से 3 दिन में अपने मेंटल हेल्थ को एकदम रिकवर कर पाता है। तो ये एक योगा और ये सारांश ने जो कर दिखाया, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है ही, लेकिन केवल इसकी गौरव की बात नहीं, ये हम लोगों के लिए तो अभी संयोग से सर आपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, तो मैं बता दूं 21 जून तो विश्व योग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो ये वो दिन है जिस दिन हम संकल्प लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। और दुनिया में हम तो बहुत सारे चीज काम कर ही रहे हैं, सब चीज जान ही रहे हैं, लेकिन सिवाय अपने स्वास्थ्य के सारा चीज कर रहे हैं अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपने को सुकून पाने के लिए। अब हेल्दी रहने के लिए दूसरे जगह पर चले जाते हैं, लेकिन जो मेन हेल्दी का जगह है यही डिस्टर्ब हो रखा है। तो अभी 21 जून जो आने वाला है, आप सब संकल्पित हो कि हम अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए बेहतर काम करेंगे। और ये बड़ा अच्छा संयोग है पश्चिम चंपारण के लिए कि ये इतना बड़ा उपलब्धि हमारे हाथ लगा। कम से कम ये देख करके अपने आप को, अपने अंदर जो आपकी अंतरात्मा सोई हुई है, उसको थोड़ा सा पुश करे और योगासन से जरूर जुड़े। यही हमारी कल्पना है, आपसे उम्मीद पवन है। सर, आप मुझे बताएंगे कि अगर आपकी क्लासेस को ज्वाइन करना हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को इस चीज के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, तो अगर आपसे उनका मिलना हो कि कैसे आपसे मिला जाए, कैसे आपके क्लास को ज्वाइन कराया जाए बच्चों को, तो आप बताइए कि आपका एड्रेस क्या है, आपके क्लासेस का नाम क्या है, कैसे आपसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। अपने मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ दोहरा सकते हैं। राइट। हाँ सर, मेरा एक अपना एकेडमी चलता है, योग स्पोर्ट्स एकेडमी। उसमें मैं अंडर 18 के जो एज के बच्चे हैं, 7 इयर्स टू अंडर 18 तक को, उनको लेता हूँ। और उनका जो टाइमिंग है शाम में है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में कोई समय नहीं दे सकेंगे, तो शाम में समय रहता है कि ताकि जब बच्चे आज मोबाइल में पूरे तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं और अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, उनका गेम भी उसी में होता है और उनका कहीं घूमना फिरना भी उसी में हो जाता है, सब मीडिया पे ही आ जाता है। तो बच्चे एक तो कम से कम घर से बाहर निकले और एक योगासन, अगर वो अच्छे एथलीट नहीं बन सकते हैं तो कम से कम मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए उसको ज्वाइन करें। तो हमारा योगासन स्पोर्ट्स एकेडमी चलता है कोतवाली चौक में, और वो विगत 2022 से चल रहा है। और उसी का ये परिणाम सारांश, और करीब हमारे 25 बच्चे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई बच्चे उसमें मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये मैं गार्जियन से भी ये कहना चाहूंगा कि आप वहाँ निश्चित तौर पर एक बार बच्चों को जरूर भेजें, देखें। ये तो हमारी योग स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हुई। मैं और सब बात करूँ सर, कि जो मेरा मोटिव्स रहता है, मेरा बचपन ही योगासन से जुड़ा हुआ है। तो मैं जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालय में, मैं अभी एमजी के कॉलेज में प्रशिक्षक के तौर पर, योग इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। कुछ स्कूल है, आलोक भारती लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ भी कार्य कर रहा हूँ। कुछ कोचिंग संस्थान भी हैं जहाँ मैं मेंटल हेल्थ पर ही विशेष करके काम करने के लिए आगे बढ़ करके आता हूँ। और मेरा मोटिव है कि कम से कम बच्चे बिना किसी दवा के कैसे अपने आप को स्वस्थ रखे, खास करके मानसिक रूप से, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए मुझे कि ठीक है, गोल्ड मेडल बच्चा जीत जाता है, सिल्वर जीत जाता है या ब्रॉन्ज जीत के आ गया, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से
सरकार ऐसी कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है जिससे पेरेंट्स भी जाने कि हाँ हमारे बच्चा अगर सफल होता है तो इसको बिहार सरकार ये देगी, तभी तो वो बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे या खुद मोटिवेट हो पाएंगे। स्पोर्ट्स कोटे से एक बच्चा को क्या मिल रहा है अगर ये मेडल जीत के आता है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। सर स्पोर्ट्स कोटा से 2022 में ही जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ओके। जो बच्चा देश स्तर पर या विदेश स्तर पर मेडल ले आता है उसको ग्रेड ए तक की नौकरी दी जाती है। अच्छा। अब उसके मेडल के ये सफर तय करेंगे कि उसको कौन सी नौकरी मिलनी है। जो बच्चा नेशनल लेवल पर ले आता है तो सी ग्रुप ग्रुप सी की नौकरी। हाँ नौकरी पर जाता है। जो एशियन लेवल पर ले आता है उससे ऊपर का रैंकिंग होता है, बी ग्रुप तक जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई मेडल ले आता है तो ए कैटेगरी में, और ए कैटेगरी में शुरुआत डीएसपी से होती है। तो वो बच्चा कोई अगर किसी भी स्पोर्ट्स में, केवल योगासन ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में खेलता है, अगर मेडल ले आता है तो उसकी तो नौकरी सुरक्षित ही है। इसके साथ साथ सरकार स्कॉलरशिप भी देती है। वो स्कॉलरशिप 3 लाख से स्टार्ट होकर के 1 करोड़ तक जाती है। अच्छा। और कैश प्राइज भी बोले तो कैश प्राइज में भी उसी तरीके से 30,000 से लेकर के, जो सबसे कम रैंकिंग है 30,000 से लेकर के 1.25 करोड़ तक कैश प्राइज भी सरकार देती है। कॉम्पिटिटिव वाइज ये अनाउंस करता है कि सारांश इस उपलब्धि में मैं अपनी तरफ से कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो निश्चित करूंगा। कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार, इनके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, जिनको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, अगर इस फील्ड में जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी में उनके जाने का मन है, तैयारी करने का मन है, तो कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार इनके परिवार के किसी भी सदस्य को जो यहाँ आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उनसे 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे। अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इनके भाई बहन जो भी इनके छोटे होंगे या बड़े होंगे हम पढ़ाएंगे। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि जो सवाल हमने इनसे नहीं पूछा था, कि सारांश बताइए मुझे, छोटी सी आप पंक्ति में इनको खत्म कीजिएगा कि आप अपने कोच साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्दों में बताइए। हाँ, मैं अपने कोच का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज जो भी यहाँ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इन्होंने मेरे अंदर वो खूबी देखी जिसको इन्होंने तराशा और ये वर्ल्ड लेवल तक इन्होंने ले गए, और आज ये गोल्ड मेडल उसी का परिणाम है इनकी मेहनत का। और कहा जाता है ना, एक शिष्य गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाता, वैसे ही मैं आजीवन इनका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट था और हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं कि ऐसे इंसान का पॉडकास्ट करें जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने कहा ना कि भगवान जब देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं। तो आज हमारे चैनल के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, और ऐसे ही लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर कोई बच्चा जो चंपारण का हो, बिहार का हो या देश का हो, ऐसा कोई नाम करता है, कीर्तिमान हासिल करता है, तो उसको लेके निश्चित ही आएंगे, ये वादा करते हैं आपसे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ। धन्यवाद।